Welcome to ACM classes. Today we're going to solve CUET UG 2025 question paper, and this is of our ex-student, and the test date is on 2nd of June 2025. Afternoon shift it was. Subject combination 2. Now this combination actually had language test English, general test, and the business studies exam. So we're gonna solve language test and general test because we coach for language test and general test only. And let's see which is the first paper part we have. General test we have first, so we're going to solve general test first, and in general test also we're going to be concentrating more on reasoning and quantitative aptitude. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. The first question is on gorilla fighters, that is a part of GK. Second we have that is from 1857 revolt, so it was a static GK. तो GK भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में. Parliament of India next the Biological Diversity Act, again this is a from GK current affairs we can say. Now here comes the reasoning and the quant question number 4. So let's start solving them up and let's understand the logics, and do watch this video till the end because we're gonna tell you the exam way and logical way. Like we'll teach the logic first and then we'll tell you how to do it in the exam in lesser time. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. नंबर 4, 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 16 स्टार 8. नाउ दिस इज अबाउट द स्क्वायर्स एंड द बोर्ड मास. तो पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए, हर एक वीडियो में मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ इंश्योर कि आप कुछ चीज़ें ज़रूर कर लो. 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स आपको लर्न होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, देखते समझ आना चाहिए कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा कंपोजिट है. 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स वो आपको याद होने चाहिए. 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स ये भी आपको लर्न होने चाहिए. ऑल्दो एट ACM ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ हम सबसे पहले इसी की प्रैक्टिस करवाते हैं बिकॉज इससे दो फायदे हैं. पहला, एक तो आपका वार्म अप हो जाता है ब्रेन का बिकॉज दे आर नंबर्स, दे आर कैलकुलेशंस. दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है जब आप नंबर्स देखते हो एंड यू गेट टू नो कि हाँ यार इसका क्वेश्चन आंसर तो ये है, इसका स्क्वायर ये है, इसका क्यूब ये है, तो फटाफट आंसर होने शुरू हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल राइज होता है. तो प्लीज़ फर्स्ट टाइम सबसे पहले ये जरूर कर लेना कि 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स, दैट इज मस्ट. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन. नाउ अगर मुझे सब याद है तो मैं क्या करूँगा, एग्जाम में बैठा हूँ, लॉजिक चलता है. पहला, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256. 8 का स्क्वायर क्या होता है 64. माइनस 16 स्टार मतलब मल्टीप्लाई 8, व्हाट इज़ द आंसर. नाउ क्या मैं इसको लेफ्ट टू राइट सोल्व करूँ, नहीं, हमें करना है बोर्ड मास. तो बोर्ड मास हम तो यहाँ पे तो सिखाते हैं हम लोग वी बोर्ड मास एक्चुअली, बट अब एज पर द क्वेश्चन जो डिमांड है हम सिर्फ करेंगे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई. तो सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई, फिर होगा प्लस, फिर होगा सब्ट्रैक्शन. तो हमें इसको लेफ्ट टू राइट बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है, ना कि एज पर द सिचुएशन. तो सबसे पहले हम करेंगे 16 इंटू 8, दिस इज 128. फिर हम करेंगे प्लस 256 प्लस 64, दैट इज 320. Now 320 minus 128, that is 192, and that is the answer. Such a simple question, anybody can do it. But जरूरी ये नहीं है कि क्वेश्चन सिंपल है सब कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. एग्जाम में अगर मैं बैठा हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा. मैं क्या करूँगा, 16 का स्क्वायर लास्ट में 6 आएगा, 8 का स्क्वायर लास्ट में 4 आएगा, माइनस 6 इंटू 8 48 आएगा, लास्ट में मेरे पास 6 प्लस 4 10 माइनस 8 2. तो मेरा यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इट, खत्म हो गया क्वेश्चन. दिस इज द एग्जाम पे. अब इस क्वेश्चन के अंदर चारों डिजिट्स लास्ट में 0 8 2 4 डिफरेंट था, सो इजीली आई कुड डू इट. अगर नंबर्स मेरे रिपीट होते हैं देन आई इट कुड टुक सम एक्स्ट्रा टाइम, बट अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे ऑप्शंस में मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ ना, व्हाई नॉट टू डू इट, स्ट्रेट अवे मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. नंबर 5, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन माइनस 13 एंड 13 और मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5. ना मुझे मालूम है 3 इंटू 4 12 होता है, तो माइनस 12 से लेकर प्लस 12 के बीच में मेरे पास कितने नंबर्स आने वाले हैं. 4 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रियल ऑफ नंबर लाइन, 4 राइट हैंड साइड ऑफ नंबर लाइन, 8 बीच में आया 0 बिकॉज 0 इज ऑल्सो मल्टीपल. तो मेरे पास टोटल 9 मल्टीपल्स होंगे 3 के. 5 की अगर मैं बात करूँ 5 इंटू 2 10, मैं क्यों जा रहा हूँ 12 और 10 तक, बिकॉज माइनस 13 और 13 तक ही मुझे जाना है, इसके बीच में लेना है, तो इसके आगे नहीं जा सकता. माइनस 13 और 13 भी नहीं ले सकता बिकॉज बिटवीन लिखा हुआ है. सो 5 इंटू 2 10 होता है, 2 लेफ्ट हैंड साइड 2 राइट हैंड साइड, राइट. तो टोटल हो गए 4, और 3 और 5 का जो एलसीएम वो 15 है, मतलब वो 13 के बाद आता है, माइनस 13 से पहले आता है. तो रिपीटेशन सिर्फ 0 की होगी,
रिपीटेशन सिर्फ 0 की होगी, बिकॉज जो हमने काउंट किए 9 और यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं 4, वी आर नॉट टेकिंग 5 हेयर, ठीक है। हम 5 नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं -10, -5, 5 एंड 10, और 3 के हम ले रहे हैं -12, -9, -6, -3, 0 एंड 12, 9, 6, 3। अगर इन सबको मैं ऐड करूँ, काउंट करूँ, आंसर इज 13। ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर, दैट इज इट। एग्जाम में बैठा हूँ तो इस तरह कर सकता हूँ, और लॉजिक की तरफ चलूँ तो इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 जो है फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, दिस इज जीके, अशोका का पूछा हुआ है। नंबर 7 पे चलते हैं। डिटरमाइन द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 86 to 94। द आंसर इज स्ट्रेट अवे 0 विद इन अ सेकेंड। कैसे, क्यों? 86 to 94 के बीच में 90 भी आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। 90 में लास्ट डिजिट 0 है, मतलब अब मैं 90 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करूं, लास्ट डिजिट 0 आना ही आना है। और उन्होंने मुझसे पूछा भी यूनिट डिजिट है, ठीक है। नहीं समझ आया, दोबारा डिटेल में समझो, लॉजिक समझो। 86 मल्टीप्लाइड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 88 इंटू 89 इंटू 90 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93। अब इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमने लास्ट डिजिट को भी सारे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है मुझे एक 0 दिख रहा है। आपको याद है क्लास 9th में 10th में आप लोग एक थ्योरम करते हो कि जब भी आपके पास एक फैक्टर 5 और 2 बन जाता है, दिस इज इनफ टू गेट 1 0, और जितनी इनकी पावर्स होती हैं उतनी जीरोज आती हैं। तो मेरे को यहाँ पे 0 दिख रहा है ऑलरेडी, तो मुझे 5 और 2 भी नहीं देखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे पता है एक 0 तो आनी आनी है, तो लास्ट डिजिट 0, ये खत्म हो गया क्वेश्चन, दैट्स इट, कुछ है ही नहीं। तो बहुत इजी पेपर है, जीटी इज वेरी बेसिक लेवल, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। जिस बच्चे ने 10th क्लास तक अच्छी तरह मैथ्स किया हुआ है ना, उसके लिए जीटी कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। नहीं किया हुआ तो फिर कोचिंग लो, समझो, सीखो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। एडमिशन होने वाला है, कई यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट लेती हैं अपने कई कोर्सेज के लिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8। टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एन एंगल 6, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है, लेट्स चेक इट आउट। टेंजेंट्स, ज्योमेट्री, 60 डिग्री, ड्रॉन सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। अब सर्कल्स का टॉपिक है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? एक सर्कल, सर्कल का सेंटर, रेडियस 5, बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट जिसको क्रॉस करके निकल जाती है, बिल्कुल टच करके निकल जाती है, सॉरी। सो अब ये टेंजेंट जो है, उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, लेट्स मेक अ रेडियस हियर, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लेट्स से दिस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से सेंटर को मिला दूँ, तो मेरी एक थ्योरम है जो ये कहती है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर रेडियस बनाई जाए, सेंटर से मिलाया जाए, एक लाइन मिलाई जाए, तो ये एंगल 90 बन जाता है। तो ये एंगल भी 90 बनेगा और ये एंगल बनेगा 120 का, बिकॉज टोटल मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। अब एक और थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि अगर मैं इस कोड को ले लूँ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को दोनों को मिला रही है, सो व्हाट इज दिस, ये क्या होने वाला है? अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन मिला देता हूँ, आई हैव, थैंक यू। सो ये एक इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है इस कोड को, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, 9th या 10th क्लास में होगी। सो दैट मीन्स, और ये एंगल जो बनता है 120 जो बनाया था, ये बनता है एंगल बाइसेक्टर, तो ये 60 डिग्री हो जाता है। अगर ये 60 और ये क्या बनता है, ये बनता है मेरा 30 डिग्री, ये 90, तो ये बना 60, ठीक है। तो लेट मी जस्ट मेक दिस फिगर, थोड़ा सा साफ बना देता हूँ आप लोग के लिए। मैं क्या करने वाला हूँ, द प्रॉपर्टीज विच आई हैव, पहले लॉजिक समझा रहा हूँ आपको। कई प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया गया है, नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज़ पी, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट्स बना रहे हो एक ही सर्कल को, दो अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उन वो टेंजेंट्स इक्वल होती है, तो ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी, अगर ये पॉइंट सेंटर ओ ले लेता हूँ मैं, तो पी ओ जो है वो परपेंडिकुलर होगी ए बी के ऊपर, एंड ऑल्सो ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, पी ओ जो है ए बी को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, लेट्स से सी,
तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगी। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो अगर मुझे ए बी निकालना है तो मुझे ट्वाइस ऑफ बी सी निकालना है, ट्वाइस ऑफ ए सी निकालना है। नाउ जस्ट लेट्स कंसंट्रेट हेयर, इसको बनाते हैं यहाँ पर, थोड़ा साफ कर देते हैं। नाउ दिस इज रेडियस 5, दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज ओ। ठीक है, अब मैं इस वाली लेंथ क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ? निकालना क्यों है? निकालना इसलिए है क्योंकि ये दो लाइंस मेरी इक्वल है, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल बनता है। लेकिन जब भी मैं एंगल की बात करूँ, ये 30 बना, ये 90 बना, तो ये 60 बना, और ये दोनों साइड्स इक्वल है। आइसोलेस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। तो ये एंगल तो ये भी 60, तीनों एंगल 60 का मतलब तीनों साइड्स इक्वल, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पी ए निकालने के लिए, पी बी निकालने के लिए मैं ए बी निकालूँ, सेम बात है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, दैट इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और ए बी का हाफ है मेरा, दिस इज हाफ ऑफ ए बी, ए सी एंड बी सी। ठीक है, तो ए सी निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ 5 है, ये एंगल मुझे पता लग गया है 60 डिग्री है, ये एंगल मुझे पता है 90 है, दिस इज 30। तो मेरा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट्स व्हाई आई सेड ट्रिग्नोमेट्री, साइन 60 डिग्रीज। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है विच इज ए सी, हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ए सी की जो वैल्यू है दैट इज 5√3/2, और जो ए बी होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ ए सी, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 5√3/2। तो आंसर आई गेट दैट इज 5√3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर कट। क्वेश्चन नंबर 8, 5√3 दैट विल बिकम द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 पे। प्रॉपर्टीज काफ़ी इन्वॉल्व थी पिछले क्वेश्चंस में, तो आपको अगर ज्योमेट्री भी आना चाहिए और आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज का भी आना चाहिए, वो हम सब सिखाते हैं, आप लोग को यहाँ पे याद करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नंबर 9। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ऑन डिवाइडिंग 26 इंटू 2 पार्ट्स, चलो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक हो गया x, एक हो गया y, दोनों का टोटल हो गया 26। अब कहता है 3 टाइम्स द फर्स्ट मतलब 3x और 7 टाइम्स द सेकंड मतलब 7y, दैट टोटल टुगेदर इज इक्वल टू 122। ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन बनाया हमने इसको। मुझे निकालना है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, x और y निकालना है। तो ऊपर वाली लाइन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो बन गया फर्स्ट इक्वेशन बन गया 3x प्लस 3y, दैट इज 26 इंटू 378। नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट 3x से 3x कैंसिल, यू गेट 4y, दैट इज इक्वल टू 44। 4 से 44 कैंसिल, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 11। अगर y 11 है तो x प्लस y 26 था, तो x हो जाएगा 15। दैट मीन द आंसर आई एम गोना गेट दैट इज 15 is to 11। दिस इज द आंसर आई हैव। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ आ गया ना कि मुझे इसमें करना क्या है, देखो मैं कहता हूं जब इक्वेशन वाली क्वेश्चन आते हैं ना बहुत सिंपल होते हैं। मेरी एक ही कोट है इसके लिए, रीड, राइट एंड इक्वेट, दैट्स इट, आपका आंसर हो जाएगा। रीड किया, राइट किया, इक्वेट किया, आंसर हो गया, दैट्स इट, इट इज सो सिंपल। हाँ कुछ लोग के लिए सिंपल नहीं, अंडरस्टैंड दैट, बट डिपेंड करता है ना पढ़ कैसे रहे हो, पढ़ा कौन रहा है, दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे आर इंपॉर्टेंट। किस तरह का एटमोसफियर है, कितना सपोर्ट मिल रहा है, वो भी डिपेंड करता है। आगे चलते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 अब देखते ही मुझे तो समझ आता है डेटा सफिशिएंसी है। ठीक है, अब डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी क्या कहता है कि जो मेरी ऑप्शंस है, मुझे आंसर जो स्टेटमेंट्स गिवन है और जो क्वेश्चन गिवन है, मुझे ये पता करना है कि ये जो मेरी ऑप्शंस दी गई है 1 2 3 4, ओनली 1 इज सफिशिएंट, ओनली 2 इज सफिशिएंट, बोथ आर सफिशिएंट या ईदर। तो मुझे इस क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो इन दोनों स्टेटमेंट मुझे कौन सी स्टेटमेंट चाहिए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आंसर क्या है, कि मेरा हाउ मच डज अजय पे टू हिज ड्राइवर एवरी मंथ सैलरी, उन्होंने मुझसे सैलरी नहीं पूछी, उन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट से आंसर निकलेगा। तो मुझे अजय के ड्राइवर को सैलरी देनी है, मुझे नंबर चाहिए। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राकेश पेज 20% मोर पर मंथ टू हिज ड्राइवर देन अजय। तो राकेश अजय से ज़्यादा पे करता है, तो राकेश का पता चल जाएगा, अजय का पता चल सकता है। एज राकेश ड्राइवर हैज अ 15-year एक्सपीरियंस, मोर ओवर अजय पेज 30% पर मंथ वेन करण, एज करण ड्राइवर हैज मेयर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो करण का लग जाएगा पता, तब भी अजय का निकाल सकता हूँ। बट फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे किसी की भी सैलरी नहीं दी गई, तो मैं फर्स्ट से आंसर नहीं निकाल सकता, ये मेरा आंसर नहीं होगा फर्स्ट वाला। सेकंड स्टेटमेंट अलग अकेले उठानी है, दोनों को मिक्स नहीं करना अभी।
As Karan would avail 10% discount on driver's salary by paying 6 months in advance, Karan paid driver 54,000 for 6 months in advance. और सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर अजय के बारे में कोई बात ही नहीं है, तो मैं आंसर सेकंड से भी नहीं निकाल सकता, तो इधर वाले से भी नहीं निकाल सकता। बिना सोल्व किए एग्जाम में मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया एग्जाम पे। लॉजिक अगर मैं बात करूं, लॉजिक में अजय की सैलरी निकालने के लिए मुझे करण की सैलरी यहाँ नंबर मालूम है, तो करण की सैलरी पता लगते ही मैं अजय की सैलरी से कंपेयर कर सकता हूँ, तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो दोनों आंसर हो गए। तो शॉर्टकट भी बताया है और लॉजिकल तरीका भी बताया निकालना कैसे। आगे चलते हैं नंबर 11। नंबर 11 सेज इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 माइनस 2 एंड 5 के, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, एप्सिका ऑर्डिनेट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। डिस्टेंस देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आना चाहिए करना क्या है, तभी एग्जाम हो पाएगा, वरना एग्जाम नहीं हो पाएगा, ये वाला गारंटीड है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, द फॉर्मूला फॉर दैट वी हैव दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और वी कैन से डी स्क्वायर इज इक्वल टू, विदाउट स्क्वायर अगर राइट साइड हटा दे तो डी स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो वी कैन राइट एज डी स्क्वायर। वैल्यू लिख लेते हैं सीधा। डिस्टेंस मुझे मालूम है 5 है, तो स्क्वायर रूट इधर चला गया 5 स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 5 माइनस 2 तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज k प्लस 2 का स्क्वायर। सो दिस इज 25 इज इक्वल टू 9 प्लस k plus 2 whole square. This tells me that k plus 2 का whole square should be equal to 25 minus 9 16 होना चाहिए। Now अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का भी होता है माइनस 4 का भी होता है, तो k की वैल्यू अगर -6 है या k की वैल्यू +2 है, इन बोथ द केसेस आई गेट माई आंसर। k अगर -6 हो जाए तब भी मेरा आंसर हो जाएगा, -6 + 2 -4 का स्क्वायर 16, के अगर 2 हो जाए 2 + 2 का स्क्वायर तब भी हो जाएगा। ठीक है, y1 मेरा -2 था इसलिए -2 माइनस या प्लस लिखा है, ध्यान रखना। अब ये तो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू एक प्रॉपर सॉल्व कर लिया। अगर एग्जाम में बैठा हूँ तो क्या इतना सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, सीधा सीधा आंसर निकालते हैं। मुझे पता है डिस्टेंस 5 है तो डिस्टेंस 25 हो गया एज पर द फॉर्मूला, तो ऐसे ओरली कर लेते होते हैं। 5 - 2 का 3 का स्क्वायर 9, बाकी बचा 16, तो k में क्या ऐड करूँ या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, k माइनस माइनस k + 2 हो गया। मतलब ये सारी कैलकुलेशन यहाँ होनी चाहिए, ओरल पेन पे नहीं होनी चाहिए, लिख के नहीं देखने का, ऐसे ही करना है, तो समझ लो आपका एग्जाम डन है। नाउ k - +2 मतलब k + 2 का होल स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो आएगी -6 या आएगा +2। तो सेम चीज़ जो आपको करके दिखाई जा रही है, जो आप करके देखोगे एग्जाम में, ये दिमाग में हो जानी चाहिए। हो जाती है, प्रैक्टिस की बात है, कोई डरने वाली बात नहीं होती है। नंबर 12 आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, प्योर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन of a top of a tower from a certain point, तो let's say this is a certain point, ये टॉप ऑफ द टावर हो गया, ये आपका टावर है T, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज। अगर ऑब्जर्वर मूव्स 10 मीटर अवे चला गया, अब अगर वो ऑब्जेक्ट करता है तो एलिवेशन जो होगा, दिस इज नाउ 10 एंड लेट्स से दिस इज x, यहाँ तक x है, एंड फ्रॉम हेयर इट इज टिल 10 मोर, तो ये टोटल x + 10 हो जाएगा। Now this angle of elevation of the top of the tower decreases by मतलब this is 60 - 40 15 45 डिग्रीज। अब परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है। द फॉर्मूला विच वी हैव tan 60 डिग्रीज दैट इज टावर की हाइट डिवाइड बाय x, एंड tan 40 डिग्रीज दैट इज टावर की हाइट डिवाइड बाय x + 10, बिकॉज tan 45 1 होता है, राइट। नाउ अब tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, सो इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टावर की जो वैल्यू आएगी वो x + 10 आएगी, और tan 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3। ठीक है, तो मेरी जो टावर की वैल्यू आएगी दैट इज x × √3। ये मेरी टावर x √3, यहाँ पे टावर हो गया x + 10, तो दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ, आई गेट x √3 इज इक्वल टू x + 10, इसको इधर ले आते हैं, x कॉमन 1 √3 - 1 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.732 - 1, आई गेट 10 डिवाइड बाय 0.732
So it's gonna be somewhere around 7 into, so if we just multiply it, ये मेरा x की वैल्यू निकल कर आएगी, एंड आई नो मेरे t की जो वैल्यू है वो x प्लस 10 है, तो इसमें 10 भी ऐड करना है बाद में, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 7 इंटू 1 7 75 1 2 1 3 समवेयर अराउंड 13 पॉइंट समथिंग इट गोना बी, ठीक है। कैलकुलेशन मैं तो कर सकता हूँ, आप लोग भी ट्राई करना, हो जाएगा। दिस इज 1000, अगर मैं इसको करूँ 10,000 डिवाइड बाय 732, हाउ डू वी कैलकुलेट 7 इंटू 1 7 30 7 इंटू 4 तो 14 आ गया, राइट, 14 पॉइंट समथिंग। लेकिन अगर मैं 73 रखूँ तो क्या बनेगा, 7 इंटू 73 इंटू 1, देन द रिमाइंडर इज 270, तो 3 नहीं आएगा, 73 इंटू 4 292 होता है, एंड हेयर आई एम गेटिंग 270, मतलब 213 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 13 पॉइंट समथिंग होना भी द आंसर, प्लस 10 करते ही, बिकॉज टी मेरा x प्लस 10 है, इट इज गोइंग टू बी 23.65, दैट इज द आंसर हेयर। तो ऑप्शंस देख के आप आंसर आराम से गेस कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके हेयर, ठीक है। आप चाहते तो सीधा आप एक्स टी भी निकाल सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब सीधा आपका 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू इट। आगे चलते हैं, नंबर 13, फाइंड द डिफरेंट वन। अब फाइंड द डिफरेंट में सारे 4 डिजिट्स हैं, कोई स्क्वायर क्यूब्स वगैरह नहीं नज़र आ रहा, दिस इज ओके, सारे कंपोजिट हैं, इज दिस अ कंपोजिट और प्राइम? प्राइम 8179, प्राइम के लिए एक टेबल होता है आपका कि अगर 6 के टेबल से प्लस माइनस 1 है तो वो प्राइम हो सकता है, तो पहले इसी टेबल पे देखते हैं। 6 इंटू 1 6, 21 37 19, यस बिल्कुल हो सकता है। 8179 दैट इज अ प्राइम नंबर, ये बिल्कुल हो सकता है, दैट शुड बी द आंसर हियर, 8179, ठीक है जी। अब इसको करने का एक तरीका भी समझाया गया था आपको, वीडियोस में है, नंबर सिस्टम की वीडियो में नज़र आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो। प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है एक, उस टेस्ट से अगर हम जाएं तो 8179, मुझे इसको 90 समथिंग के टेबल तक चेक करना पड़ेगा, बट वो भी करने का तरीका बड़ा शॉर्ट हो जाता है, बिकॉज आई कैन स्ट्रेट अवे सी बाकी सब मेरे प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स है, तो ये प्राइम नंबर निकलने वाला होगा, दैट कैन बी द आंसर। थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, तभी हो पाएगा एग्जाम में, दिस इज गोना बी अ बिट टाइम टेकन, ये होगा डेफिनेटली। नंबर 14 पे चलते हैं, ये तो विच आर द फॉलोइंग अबाउट एटम्स, सो दिस इज अबाउट साइंस अ बिट। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ दिस इज मैंसुरेशन, मैंसुरेशन मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, एंड योर 2D की अगर हम बात करें, दैट इज योर पैरामीटर, योर सर्कमफ्रेंस, एरियाज, एंड 3D में हम कहते हैं वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। अ सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, तो एक राइट सर्कुलर कोन है, दिस इज द कोन वी हैव, रेडियस इसकी 7 है, हाइट इसकी 3 सेंटीमीटर है। नाउ दिस इज मेल्टेड इनटू 3 क्यूब्स, तो इसको 3 क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखो जब कन्वर्ट करते हैं ना तो बेसिक चीज़ें हैं कुछ आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप एक 3D फिगर को 3D फिगर में कन्वर्ट करते हो तो जो आपका वॉल्यूम है वो सेम रहता है। 2D फिगर को 2D फिगर में कन्वर्ट करोगे तो पेरीमीटर सेम रहेगा, और 2D से 3D में जाओगे या 3D से 2D में जाओगे तो एरिया सेम रहता है। कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 3D से 3D में, तो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इंटू पाई, दैट इज 22/7 आर स्क्वायर विच इज 7 का स्क्वायर इंटू एच दैट इज 3। नाउ दैट शुड बी इक्वल टू 3 इंटू क्यूब्स, क्यूब का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड का क्यूब। तो मुझसे पूछा गया साइड ऑफ द थर्ड क्यूब, और दो क्यूब्स की जो एक की साइड है 3 एक की साइड है 5, तो ये A1 क्यूब, तो इस 3 को हम यहाँ से डिलीट, अगर ये सेम होता क्यूब तो 3 इंटू ए क्यूब हो गया था, बट अब जब इन्होंने मुझे बोला कि तीनों क्यूब्स की अलग अलग इन्होंने बताया, एक की साइड है 3 क्यूब, सो दैट इज़ 3 क्यूब, दूसरे की साइड है 5 क्यूब, दैट इज़ 5 क्यूब, तीसरे की आएगी ए क्यूब, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो वॉल्यूम हैज़ टू बी कंबाइंड टुगेदर, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं किया उन्होंने। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 इज़ 154, दैट इज़ 3 का स्क्वायर 27, 5 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 प्लस ए क्यूब, I get this is 152, 154, that means a cube is equal to 2, the side is going to be cube root of 2, that will be the answer, that is where it is. So need to
दिखने में बहुत छोटा है. दिस इज द आंसर आई बिलीव. यस. सो द आंसर इज क्यूब रूट ऑफ 2. दैट इज द आंसर वी हैव. ठीक है जी. आगे चलते हैं. नंबर 16. नंबर 16 विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन है. तो विजुअल रीजनिंग की वीडियोस भी अवेलेबल हैं. दैट ऑल्सो वी टीच, वी कोच. इट्स अ पार्ट ऑफ रीजनिंग ओनली. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर विल करेक्टली कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. अब देखो क्वेश्चन मार्क में अगर उन्होंने पूछा गया मुझसे, तो मुझसे यहाँ पूछा गया है क्या आना चाहिए, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह चल रहा है. 1 2 पहले 2 को गायब किया, 1 2 पहले जो बॉटम पार्ट है उसको गायब किया, यहाँ 1 2 यहाँ से 2 को गायब कर दिया. नेक्स्ट में जब हम लेकर आए हैं 2 को, तो हमने जो फिगर नीचे, नंबर तो सीधा सीधा है 2 2, तो नंबर तो सीधा आएगा. लेकिन जब हमने बात की इस फिगर की, ये फिगर उल्टा हो गया. मतलब दिस फिगर विच इज़ अपसाइड यू, इट बिकेम डाउन साइड यू. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये जो मेरा ट्रेपेजियम है, जहाँ पे लोंगर साइड ऊपर है, यहाँ पर लोंगर साइड नीचे हो गई. तो द सेम वे, मतलब ये हो क्या रहा है, ये बन रही है इनकी वाटर इमेज. वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में टॉप और बॉटम एक्सचेंज हो जाते हैं, वही हो रहा है. तो अगर मैं टॉप और बॉटम देखूँ, तो दिस इज द काइंड ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस. रोम्बस तो नहीं, पैरेललोग्राम ही है. तो ये फिगर जब वाटर इमेज बनेगी तो ये कुछ इस तरह बनेगी. तो ये वाला ऑप्शन कहाँ आना है, मुझे ये देखना है. दैट इज इन द ऑप्शन नंबर 2. ये ऑप्शन यहाँ पे है, बिकॉज ऊपर तो वैसे का वैसे ही रहना है. तो वो तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, खैर इसमें नहीं है. तो ये आंसर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता. और जब मेरी साइड यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये वाला फिगर भी आउट हो जाता. तो 1 तो दोनों तरफ ठीक था, लेकिन 2 का फिगर यहाँ पे गलत है. तो दिस इज द आंसर, बिकॉज दिस हैज़ टू बी द वाटर इमेज. वाटर इमेज की जो खासियत है उसमें ये होता है कि वाटर इमेज में टॉप और बॉटम एक्सचेंज हो जाते हैं. मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट एक्सचेंज हो जाते हैं. राइट. सो दैट व्हाट यू हैव टू सी. आगे चलते हैं. नंबर 17. A sum of 5500 is lent out in two parts in such a way that the interest on one part of 12% 4 years is equal to the another part on 8% of 5 years. अब देखो, एक पे अमाउंट लगाया आपने x, एक पे अमाउंट लगाया y, दोनों टोटल मिला के हुआ 5500. ठीक है. तो पहले वाले पे जो हमने लगाया 12% इंटू 4, तो ये बना आपका 48%. तो इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट मिला 48%, दैट इज़ 48/100 ऑफ x. Now that interest is equal to 8% of 5, 8 into 5, 40/100 of y. ये मेरा इंटरेस्ट इक्वल आने वाला है. सो आई विल गेट द आंसर फ्रॉम हेयर. दिस इज 6 इंटू 5, 8 इंटू 6. तो x और y का जो रेशो होगा दैट विल बी 5/6. ना 5/6 का रेशो कहाँ पर है, कहाँ पर है, वो यहाँ पर है. दैट इज़ द आंसर. तो मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो दिस इज़ द शॉर्टकट टू डू इट इन द एग्जाम. लॉजिकल क्या है, आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 किया. देखो वही है, शॉर्टकट भी ड्राइव तो वही से होता है ना, बट ओरली कर लिया, माइंड में कर लिया, टाइम बचा लिया. आगे चलते हैं. नंबर 18. दिस इज अमरावती प्रपोज टू कैपिटल करंट अफेयर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 says 30 boys are engaged to do a piece of work in 15 days, but it is found that in 5 days 5 work is completed. Now this is time and work का chapter. From time and work there are two ways to do it. We'll do the shorter one. हम करेंगे इसको inverse variation के माध्यम से, के medium से. So they say 30 boys we have, 15 days they can do a task. But actually हुआ क्या, इन बच्चों ने 15 डेज लेने की बजाय सिर्फ 5 डेज लिए, एंड दे कंप्लीटेड 3/5 ऑफ द वर्क. टास्क खत्म हो गया. नाउ हाउ मेनी बॉयज में बी अलाउड, तो मुझे एक्स बॉयज निकालने हैं टू गो ऑफ, जिनको मैं छुट्टी दे सकता हूँ. 30 - x मेरे को निकालना है, सो दैट द वर्क मे बी फिनिश्ड इन टाइम. टाइम बचे हैं 10 दिन, काम बचा है 2/5. नाउ हमारा एक टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. उसमें हम इसमें शॉर्टकट यूज़ करते हैं. जो भी डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्ट वेरिएशन होता है ना, व्हाट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, जिसमें हमारा अगर x इंक्रीज़ हो रहा है तो y भी इंक्रीज़ होगा, x अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो y भी डिक्रीज़ होगा. ये आपने क्लास 8 में भी किया होगा शायद. तो फॉर्मूला बनता है आपका x1/y1 दैट इज़ इक्वल टू x2/y2. एक होता है आपका इन्वर्स रिलेशन.
इनवर्स रिलेशन में अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। तो आपका फॉर्मूला बनता है x1 y1 दैट इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे चेक क्या करना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। अगर देखो 5 दिनों में एक काम करना है, 30 बॉयज़ चाहिए, 10 डेज में करना है तो बॉयज़ कम कर सकता हूँ। नंबर ऑफ डेज अगर इंक्रीज है तो बॉयज़ कम चाहिए, मतलब यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। अगर 3/5 काम करना है तो मुझे 30 बॉयज़ चाहिए, और अगर 2/5 काम करना है तो मुझे कम बॉयज़ चाहिए ना, काम ही कम है। तो वी आर फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप्स विद द एक्स वाला फैक्टर। तो 3/5 एंड 2/5 यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो व्हाट आई विल राइट 30, इनवर्स रिलेशन में करते हैं मल्टीप्लाई, डायरेक्ट में करते हैं डिवाइड, दैट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2/5। दिस इज द शॉर्टकट वी हैव, रूल 1 2 3 भी बोलते हैं हम इसको, 1 2 का 3। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ। सो वी गॉट x इज इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट मीन्स मुझे सिर्फ 10 लोग चाहिए, तो मैं 20 लोगों की छुट्टी कर सकता हूँ, दैट यू 20 पीपल कैन टेक ऑफ एंड I will be done with my task in the given time, that is 15 days. I believe सबको समझ आ रहा होगा। Very good. Let's understand. Let's go further. Next question करते हैं 20th. In between I would like to tell you that we are open with the batches also. Batches भी हमारे शुरू हो चुके हैं। CUT के लिए if you want to join, you may join us online or offline, any way you would like to. And if you would like to join us for doubt session, that also available is also option is also available. Customized कर देते हैं हम आपके पैकेज को, जिसमें आप सिर्फ डाउट्स लेते हो with the recorded classes and the notes etc etc. तो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। We are happy to do that for you. Number 20th, Narmada River has a source. तो again this is from GK. 11th again GK, current affairs. 12th कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है आपका 22nd क्वेश्चन में। इन अ सर्टेन कोड ट्रांसलेट्स, इसको हम बोलते हैं पीके आ गया है हमारे इंडिया में, कोई ना कोई एलियन आ गया है। सो दैट इज हाउ वी टीच दैट इन द क्लासेस। ट्यूबवेल इरिगेट्स द फील्ड मीन्स सोपेक्स को लोए सी ड्रिंक ग्रीन, मतलब लैंग्वेज है, हमें नहीं पता उसका मतलब, बट हमें मालूम है इस पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को इन 4 वर्ड्स में कोड कर दिया गया है, इतना मुझे पता है। ऐसे इस ड्रिंक ग्रीन टी को इन 3 कोड्स में, और फील्ड इज ग्रीन को इनको, अब ये कोड्स डायरेक्ट नहीं है, सीधे सीधे नहीं है, ये मुझे ध्यान रखना है, जम्बल्ड है। तो मुझसे पूछा गया फील्ड और ग्रीन, इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको हम करते हैं यूनिक वर्सेस रिपीट के साथ, कि क्या मेरा कोड यूनिक है या फिर मेरा कोड रिपीट है। अगर ये मेरा कोड यूनिक है तो शुड बी वंस ओनली इन द होल क्वेश्चन, और अगर रिपीटेड है मल्टीपल टाइम्स होगा, कोड भी मल्टीपल टाइम्स होगा। डिटेल्स इज इन द क्लास स्पेशली, अभी शॉर्ट कभी फटाफट आंसर करते हैं। फील्ड और ग्रीन में मुझे अगर निकालना है फील्ड कहाँ है और ग्रीन कहाँ है, तो लेट्स फाइंड आउट। फील्ड इज हेयर, फील्ड इज हेयर, तो इन में कॉमन क्या है, आई कैन सी द कॉमन विच वी हैव, था को पे, दिस CO इज कॉमन। सीक्वेंस पे नहीं जाना, जम्बल्ड है, तो को शुड बी इन द ऑप्शंस, तो मतलब आंसर 1 नहीं होगा, आंसर 4 नहीं होगा, बिकॉज रिस्पेक्टिवली वर्ड मेंशन है मुझे, तो पहले का आंसर मेरा हो गया को, फील्ड का। ग्रीन का क्या होगा, नाउ ग्रीन जो है दैट इज हेयर एंड हेयर, तो इन 2 लाइन में कुछ और भी कॉमन है, तो द, थो और पे, थो और पे में थो कॉमन है, THO, दैट मीन द आंसर इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज इट। इट्स अ पार्ट ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक। मेरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी डन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 23। This is on again your knowledge based question, GK. Now this is 24th, the sum of the perfect squares between 150 and 250. तो sum of perfect square between 150 and 250, अगेन देखो आ गई ना बात, आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, अगर स्क्वायर्स याद हो तो क्वेश्चन डन है। नाउ 12 का स्क्वायर 144 इससे कम है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का होता है 256, तो वो नहीं लेना। तो मेरा आंसर क्या होगा, 9 8 6 15 15 5 20 0, 2 रिमाइंडर सब में ही 0 आया हुआ है, आई कांट एलिमिनेट। 2 and 6 8, 8 and 2 10, 10 and 9 19, दिस इज द आंसर 590। डन, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नंबर 25। The profit earned on selling an item for 797 is same as the loss incurred after selling the same item on 635. What is the cost price? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, बेसिक समझो। प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आइटम इज 797, तो आपने एक प्रॉफिट एक आइटम को सेल किया, आपको 797 का प्रॉफिट हो गया, और
आपने लॉस इनकर हुआ उसी आइटम को अगर आपने सेल कर दिया 635 पे, ठीक है, तो प्रॉफिट जब आपने एक को सेल किया 797 पे तो आपका कोई ना कोई प्रॉफिट आया, और जब आपने उसको सेल किया 635 पे तो आपका लॉस आया। अब जितना प्रॉफिट आया था वो सेम है जितना लॉस आया, मतलब आफ्टर ऑल कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आइटम फॉर 797, 797 इज द SP1 और 635 इज SP2। तो इन दोनों को जब ऐड किया कोई प्रॉफिट नहीं आया, कोई लॉस नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज जहां जितना प्रॉफिट कमाया वहां यहाँ इतना लॉस कमा लिया। तो टोटल वैल्यू हो गई 7 + 5 12 का 2, रिमाइंडर 1, 13 का 3, रिमाइंडर 1 1432। अब ये क्यों नहीं कमाया? दो चीज़ें बेची हैं, तो दो चीज़ों का जो कॉस्ट प्राइस होगा इसका डिवाइड बाय 2 करके आएगा, विच इज 716। दैट इज द आंसर हियर। खत्म हो गया क्वेश्चन। मार्केट में गए, ठीक है, शॉपकीपर ने एक दोस्त को एक टी शर्ट बेच दी 797 पे, ठीक है, उस पर उसको लेट्स से प्लस X रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। दूसरी टी शर्ट उसने बेच दी दोस्त को 635 में, उसको उस पर -X का लॉस हो गया। अब दोनों का प्रॉफिट लॉस आपस में कैंसिल आउट हो गया, मतलब दोनों का जो SP है वो CP के इक्वल हो गया, बिकॉज नो प्रॉफिट नो लॉस। SP जब CP के इक्वल हो जाए, सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो वही बनी। जब SP और CP सेम है तो ये दो आइटम्स का SP था, दो आइटम का CP भी कितना होगा? 716 रुपीज़ होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन नंबर 26। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल टू हिज गर्लफ्रेंड। तो अजय एक गर्ल को अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है, अजय कहता है, अजय इज अ स्पीकर, हर ओनली ब्रदर। तो इस लड़की का इकलौता भाई, उसकी मम्मी इज। तो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस लेडी को, और जो गर्ल है वो है यहाँ पे है। तो इसकी मम्मी का रिलेशन बताया जा रहा है। हम ब्लड रिलेशन की क्लास में सिखाते हैं, जहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस आता है उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ऑफ आता है तो राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, और जहाँ भी इज आता है वहाँ ब्रेक लेते हैं। तो अभी हमने ब्रेक लिया है। हर द गर्ल, ओनली ब्रदर्स, मदर पेरेंट्स ऊपर, इज कौन है ये मम्मी? इज ब्रेक ले लिया। द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, मैं कौन हूँ? अजय, मैं स्पीकर हूँ। तो मेरी ग्रैंड मदर का इकलौता बच्चा, अब ये लेडी है तो ये ओनली चाइल्ड, ओनली गर्ल है, ओनली डॉटर है। तो मेरी दादी का इकलौता बेटी, नहीं, मेरी नानी की इकलौती बेटी, क्योंकि अगर मैं इसको जेंट्स मान लूँ तो मेरी दादी मान लूँ इसको तो ये जेंट्स बनता है, बट ये तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक फीमेल को। तो ये लेडी है, तो ये मेरी दादी नहीं बल्कि मेरी नानी है। तो मेरी नानी, माई ग्रैंड मदर्स मैटरनल ग्रैंड मदर ओनली चाइल्ड इज दिस लेडी। तो हु एम एज द ओनली ब्रदर ऑफ द गर्ल। तो मैं कौन हूं? अजय रिलेटेड टू गर्ल, ब्रदर, दैट इज द आंसर। आई नो कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट प्रैक्टिस से ही निकलता है। भाई एक क्लास में एक तो क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहे हैं ना, हम ट्राइंग टू जस्ट गिव यू सम काइंड ऑफ कुछ जो भी हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो पूरा टॉपिक तो वीडियो अवेलेबल है, या फिर यू कैन ज्वाइन अस। आगे चलते हैं। नंबर 27, विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट? अगेन करंट अफेयर्स जीके, लेट्स लीव इट। नंबर 428, अ मैन बॉट 400 मीटर ऑफ फैब्रिक एज ₹60 पर मीटर। तो he sold 50% of it at a profit of 4%. What percent should he sell the remaining at 12%? अब एक टॉपिक है आपका मिक्सचर एलिगेशन का, हम उसको भी यूज़ करेंगे शॉर्टकट के लिए। इसके अंदर नॉर्मली करते हैं, क्या होगा, 400 मीटर ऑफ फैब्रिक है, 60 मीटर पे, सोल्ड 50% टू इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। तो देखो इसका आंसर तो मैं आपको अगर बताऊँ सीधा इक्वल है 4, मुझे कमाना है 12, 4 और 8 डिफरेंस 12, तो आंसर तो इसका है 20% है स्ट्रेट अवे। ठीक है, कैसे आप समझो, छोटा समझो, कैलकुलेशन मत करो, लॉजिकल पहले कैलकुलेशन कर देता हूँ। 400 मीटर ऑफ 60 मीटर, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 24,000 रुपीज़। ठीक है, 24 × 6 24,000 रुपीज़ हो गया। तो 50% ऑफ इट एट प्रॉफिट, तो जो इस पे से 12,000 रुपये का आपका है उसको आपने प्रॉफिट पे बेचा है 4%, तो वहाँ से आपने कमाया 104/100 रुपीज़। ठीक है, तो यू गोट 104 × 2 208 20, तो यू गोट 12480 फ्रॉम हेयर। और बाकी को बेचना कितने पे? टोटल 12% गेन चाहिए, मतलब टोटल 12% गेन के लिए आपको इंटू 112, कितना ज़्यादा क्लम्जी हो रहा है ना, करना पड़ेगा कैलकुलेशन। जो लॉजिक समझना चाहते हो ना, एग्जाम में तो आंसर हो गया, 20% इज द आंसर, वही बताता हूँ कैसे अभी। तो 24 × 0, 24 × 2 48, 4 रिमाइंडर 28, 2 रिमाइंडर 26880, तो इतने में बेचना चाहिए उसको टू गेन 12% का प्रॉफिट। अब 12,480 हो गया, बचा कितना है? 14,400। ठीक है, अब इसको अगर मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे पास मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200 है, 12,000 है।
तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितने परसेंट निकल कर आएगा? लेट्स डिवाइड इट, SP by CP into 100, I'll get my profit percentage. दिस इज 120% हो गया, तो SP मेरा CP का हो गया 120% है, तो प्रॉफिट कितना होगा? मतलब बाकी बचे हुए मुझे 20% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन गेट अ टोटल ऑफ 12% का प्रॉफिट विच इज 2680। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, मत पढ़ो कैलकुलेशंस में, सीधा एग्जाम में करो। एग्जाम में देखो सिंपल सा काम है, मुझे पता है 50% प्रॉफिट है बेचा, ठीक है, 4% का प्रॉफिट कमाया, कमाना कितना चाहता हूँ 12%, तो 8% कम कमाया, तो अगले वाले 50% में 8% ज़्यादा कमा लो, 12 + 8 20%, आंसर हो गया, सिंपल। गेटिंग इट? सो सिंपल इट इज। नेक्स्ट चलते हैं 29। देखो शॉर्टकट्स ऐसे हैं, वो सीखने के लिए यू गाइज हैव टू लर्न बेटर, यू हैव टू लर्न मोर। ये तो हम सिर्फ एक वीडियो बनाई है, चलो बच्चों का थोड़ा सा पास्ट ईयर पेपर से उन्हें आइडिया लग जाता है कि किस तरह का एग्ज़ाम आया, किस तरह की तैयारी करनी है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। नंबर 29, इट्स अगेन ऑफ जीके क्वेश्चन। 30th, द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड आइसोलेस ट्राइंगल्स हैविंग हाइपोटेन्यूज a सेंटीमीटर कितना होगा? अब एरिया ऑफ राइट एंगल्ड आइसोलेस ट्राइंगल, अब देखो राइट एंगल्ड आइसोलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोलेस का मतलब ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है, तो बराबर तो हो नहीं सकता, तो P और B आपके इक्वल है, और आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज अगर h है आपका, दैट इज गिवन टू यू a, ठीक है, तो आपका जो परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स यू कैन से दैट h दैट इज a स्क्वायर, इधर ले आते हैं, a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेता हूँ, बिकॉज बेस परपेंडिकुलर दोनों सेम है। तो मेरा बेस कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो जो मेरा a स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, हाफ इंटू बी पी स्क्वायर इज बी स्क्वायर ही हो गया, तो हाफ इंटू ए स्क्वायर बाय 2, सो द आंसर गोना बी ए स्क्वायर बाय 4। दिस इज द आंसर आई हैव हियर, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। तो बड़ा सिंपल सा था, आइसोलेस ट्राइंगल उसने बताया हमें, तो बेस और परपेंडिकुलर सेम है, तो मेरा आंसर यहाँ से सीधा बनता हाफ इंटू बी पी, तो बी का मैं बेस स्क्वायर कर सकता था, बी स्क्वायर इसको भी करने की जरूरत नहीं थी आपको, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 है, वैल्यू पुट की आंसर आ गया, सिंपल। आगे चलते हैं 31, विजुअल रीजनिंग। इन 4 आउट ऑफ द गिवन पेयर, अभी क्या है, स्पोर्ट आउट द पेयर डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट का अगर मतलब हम देखें ध्यान से, तो इसका मतलब क्या है, हमने ये देखना है, ये ओड मैन आउट का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर तो ये मिरर इमेज बनती है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने आपको, लेफ्ट राइट एक्सचेंज होता है मिरर इमेज में। तो दिस इज अ लेफ्ट राइट एक्सचेंज, लेफ्ट राइट एक्सचेंज, लेफ्ट राइट, दिस इज नॉट लेफ्ट राइट एक्सचेंज। यहाँ पे अगर मैं देखूँ लेफ्ट राइट एक्सचेंज होता तो इस तरह से होता, बट दिस इज नॉट अ लेफ्ट राइट एक्सचेंज, सो दैट इज नॉट माय आंसर। ये यहाँ से कर्व जो है, ये कर्व इस तरह से ऐसे था, तो ये कर्व भी इस तरह यहाँ जाना चाहिए था, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द आंसर स्ट्रेट अवे आई कैन सी। नंबर 32, अगेन चंद्रयान 3 करंट अफेयर्स, INS विक्रांत करंट अफेयर्स। 34, रीजनिंग, ABCDEF सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल थ्रू नोट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपका ये। ABCDEF 6 लोग हैं, सिटिंग अराउंड फेसिंग द सेंटर बताया गया है हमें यहाँ पर, तो सबके फेस सेंटर पे, और कोशिश करेंगे सबको एक दूसरे के सामने बनाए विद इक्वल डिस्टेंस। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे चलते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, ऑलवेज एक्सप्लेन दैट ऑलवेज पिक अप द डेफिनेट इन्फॉर्मेशन वन एंड देन पिक अप द ऑप्शनल वंस। तो व्हेन वी पिक अप द डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, तो A इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन D एंड E, तो इट कैन बी एनीवेयर, सर्कल में एडवांटेज होता है, तो A इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन D एंड E, पर D लेफ्ट पे या राइट पे ये नहीं पता, तो इससे शुरुआत नहीं कर सकते। वी डोंट मेक केसेस, वी मेक स्ट्रेट अवे द फाइनल केस। थर्ड, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ E C is sitting, this way but I can start with F immediate right of B and D sitting to the right of B separated by 2 persons। now मेरे पास E और C से अगर मैं देखा जाए, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा डेफिनेट है, ज़्यादा कहने का मतलब है ज़्यादा हिंट्स हैं। तो इससे शुरू करते हैं, F इज इमीडिएट राइट ऑफ B, तो B के इमीडिएट राइट बनाया F को, और D सिटिंग टू द राइट ऑफ B सेपरेटेड बाय 2 पर्सन, तो D शुड बी हेयर सेपरेटेड बाय 2 पर्सन, वन इज हेयर एंड वन इज F, and then they say
ए इज़ द ओनली वन सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, तो ए यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ ई नहीं है, तो ए आएगा यहाँ पर, ई आएगा यहाँ पर, और जो बच गया वो सी आएगा यहाँ पर. नाउ द क्वेश्चन दे हैव ए डी सी एफ ई बी. स्टार्टिंग फ्रॉम ए, व्हाट वुड द क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ सिटिंग राउंड द टेबल. तो क्लॉकवाइज बताना है फ्रॉम ए, तो क्लॉकवाइज ए से इस तरह बनेगा. So we have A, D, C, F, B, E. That is the option number 1 straight away. A, D, C, F, B, E. No, not the one. Sorry, fourth option. A, D, C, F, B, E. Here it comes. A, D, C, F, B, E. First वाले में F, E, B है. So this is the answer I have. ठीक है. Next चलते हैं. अगेन विजुअल रीजनिंग का एक और क्वेश्चन आया आपके पास, नंबर 35. अ स्क्वायर ट्रांस, यह है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का टॉपिक आ गया आपका, लाइन लगी हुई है, स्ट्रेट अवे आई कैन अंडरस्टैंड. अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद द पैटर्न इज गिवन बिलो, फिगर आउट फ्रॉम अमंग्स द फोर ऑल्टरनेटिव एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन. तो जब इसको हम फोल्ड कर देंगे डॉटेड लाइन की तरफ, तो ये जो एरो है घूम के मिरर इमेज बन जाएगा. मतलब ये जो एरो का फेस इस साइड है, ये इस साइड आ जाना चाहिए. अब यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, इन दोनों में आ रहा है. और जो क्रॉस का साइन है वो क्रॉस होके ऐसे ही बनेगा, मतलब इट्स गोना बी लाइक दिस. अब दोनों में ही है लेकिन यहाँ पर ये उल्टा हुआ पड़ा है. सो दिस इज नॉट द आंसर. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज यू हैव टू फाइंड अ मिरर इमेज. तो मिरर इमेज हमें इन्वर्ट नहीं करना उसको 90 डिग्री के एंगल पे, तो वी हैव टू जस्ट टेक इट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो दैट इज माई आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. एक्स वाई 3 5 वाई जेड 5 2. अब एक करने का तरीका तो इसको रेशो से है, दैट इज एक्स इज टू वाई, दैट इज 3 इज टू 5 एंड y इज टू z, यू गेट 5 इज टू 2. तो एक तो आप इसको सीधा सीधा वैल्यू ले लो कि x आपका 3 है, y आपका 5 है, z आपका 2 है. तो स्ट्रेट अवे यू कैन फाइंड आउट x 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर 4 एंड 9 प्लस 4 9 माइनस 4, दैट मीन्स 13 डिवाइड बाई 5. दिस इज द आंसर. देखो अगर मैं एग्जाम पे से चल रहा हूँ ना तो आई थिंक 15 मिनट मुश्किल से, दैट इज इनफ. अगर हम एग्जाम वे की तरफ चलें, हाँ मुझे लॉजिक आपको बार बार करवाना पड़ रहा है, दैट इज वाई टेकिंग टू मच टाइम. तो अगर सीखोगे ढंग से तो आप भी 15 मिनट में कर सकते हो, 15-20 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको. नंबर 37. दिस इज अगेन जीके. 38 जीके. 39 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ड ऑक्यूपेंट इज रिटन एज क्यू ई ई एटसेट्रा एटसेट्रा ओ ई. ओके, आई कुड क्रैक इट राइट अवे. देखो क्या हो रहा है, कोड डिकोडिंग में 3 रूल्स होते हैं. रूल 1 2 3, इसमें रूल नंबर 3 लगा हुआ है. रूल नंबर 3 क्या कहता है, इनके नंबर्स अगर मैं देखूँ, ऑक्यूपेंट का ओ अगर मैं देखूँ दैट इज़ 15, क्यू है 17, सी 3 है, ई 5 है. तो हर बार +2 आपने ऐड किया हुआ है, चाहे वो वोवल है चाहे कॉन्सोनेंट है, फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो आप अगर ऑप्शन में देखो तो लास्ट डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो आर के बाद एस छोड़कर आएगा टी, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. दैट इज़ द आंसर आई हैव. तो करने के शॉर्टकट है ना, फटाफट कर सकते हैं. वीडियो क्योंकि लंबी होती चली जा रही है, इट्स अराउंड 45 मिनट्स ऑलरेडी. आई डोंट वांट टू मेक इट लेंथियर, तो एक्सप्लेनेशन में काफ़ी टाइम लग गया. तो दिस इज हाउ यू गेट द आंसर इन द क्वेश्चन पेपर, फटाफट आंसर हो जाता है. 40th. व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 161 ड्यू 3 years इन 5%. अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मुझे पता है प्रेजेंट वर्थ ऑफ 161 मतलब ये मेरा अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है. दिस इज द ईयर्स, दिस इज द इंटरेस्ट. प्रिंसिपल पे मुझे निकालना है 3 × 5 15%. तो 15% इंटरेस्ट बन जाए मेरा 161. किस पे आएगा, 140 पे आएगा. 140 का 15% मतलब 21, तो 140 + 21 161 आंसर हो गया. एग्जाम में तो ऐसे ही करना है. हाँ लॉजिक की बात करोगे तो क्या होगा, 161 दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट विच इज द अमाउंट. सो व्हाट वी गॉट, पी प्लस पी आर, आर इज 5%, टाइम इज 3%, डिवाइड बाय 100. दिस इज इक्वल टू 161. सो यू गेट 520, that means you get 23/20. P is equal to 161, so P comes out to be 23 × 7. P comes out to be 140 rupees. That is the answer. तो ये लॉजिक है, शॉर्टकट मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी. आगे चलते हैं. अब आई जस्ट वांट टू एंड इट क्विकली ताकि ज़्यादा हम टाइम ना लगाएं. 41 इज जीके.
42 is okay, it's a critical reasoning ability decision making a question है. Rahul did a course in fashion designing, went on to float his clothing line store 3 years ago. He had acquired expertise in wedding attires, hence his clothes predominantly dealt with wedding specific outfits. But to his surprise, the sales was not satisfactory. He hired a consultant so to do market research who reported him that local people do not visit his store on regular basis. Wedding season does not last throughout the year. सच्चाई है. However, they loved his wedding collection. मतलब उनको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है. Which of the following should be strategy for Rahul to increase his sale? Exhibiting his dresses at a wedding expo, no need because already लोगों को पसंद आ रही हैं. Word of mouth जाएगा. Offering discount on production of wedding cards. क्या फ़र्क, wedding cards तो बनाता ही नहीं है वो यार. Diversifying his clothing line to different occasions so as to inclusive rather than exclusive. Very good. Relocating his store will not help. Advertising extensive about strategy and see through various media. This is again very good. Option number C and E. That is the answer. Simple. Let's move to the next one. 43. Rita purchased 5 pencils and 9 pens and 7 pencil for 66. तो 9x plus 7y ऐसे ही करते हैं ना हम लोग. 66 हो गया. फिर हमने किया 5x plus 11y that is equal to 58 हो गया. Now the answer we have to find out for 3 pencils. So pencils मेरा है y. तो let's eliminate x. x इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको मल्टीप्लाई किया 6 से. You got 45x plus 35y that is equal to 330. And here you get 6 into 5 30x. नहीं 5 6 से क्यों करें, 9 से करना है, सॉरी. इसको 9 into 5 45x, क्योंकि कैंसिल आउट तो x करना है ना अपने को. तो 9 into 5 45x. अब देखो ये दोनों मुझे पता है इक्वल आ रहे हैं, तो मैं एग्जाम बैठूंगा इसको कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, सिर्फ इनको कैलकुलेट करूंगा. सो दिस इज इक्वल टू 9 into 11 99y. यहाँ भी y लगा देते हैं. दैट इज इक्वल टू 9 into 58. तो दैट इज 50 into 9 450 and 72 that is 522. ठीक है. 9 into 72 7 remainder 522. now take a difference, cancelled out. Here you get 9 minus 5 4, 9 minus 3 64y that is equal to 2 minus 0 0, 12 minus 3 9, and here you get 1 minus cancelled 64 into 3, y की वैल्यू 3 pencil that means 9 rupees. that is the answer. ठीक है. नेक्स्ट 44. द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट, ये छोड़ दो, ये तो लाइक जी के हो गया. नाउ दिस इज द 45th. अगेन मेंसुरेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है गाइस. रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर √3. तो स्फेयर का जो रेडियस है और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, रेशियो पता है. टोटल सरफेस एरिया निकालना है. स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr². स्फेयर का रेडियस है √3², और जो हेमिस्फेयर का होता है वो होता है 3πr². सो दिस इज 3πr. उसका गिवन है 2. आई एम जस्ट टेकिंग √3 and 2 स्ट्रेट अवे बिकॉज रेशियो तो निकालना है. आई एम नॉट टेकिंग x k एटसेट्रा. टाइम वेस्ट है, नहीं करना हमें वो. So we got pi का pi cancel. This you got 4 into 3 divide by 3 into 4. 3 से 3 cancel, 4 से 4 cancel. The ratio is 1:1. Option number 4. That is the answer. ठीक. चलो जी, let's go to next question. 46th, 46, 47 सब GK बेस चल रहा है. So we're not doing that. 48th, time, speed and distance. Very important question. हम इसको क्लास में रैट और कैट वाले क्वेश्चन से समझाते हैं. इसमें है पुलिस ऑफिसर सीज अ चेन स्नैचर रन्स टू कैच हर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स. तो यहाँ पे है पुलिस, यहाँ पे है चेन स्नैचर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर्स है. ठीक जी. नाउ व्हेन द पुलिस ऑफिसर स्टार्ट चेजिंग द चेन स्नैचर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, द चेन स्नैचर इज रनिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड. तो व्हेन द पुलिस ऑफिसर स्टार्ट्स, तो ही इज रनिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड. He started running it. At the same time, the police officer chasing the chain snatcher at 4 मीटर पर सेकेंड. तो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है. दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50. डिस्टेंस बनेगा, स्पीड बनेगी 2 बिकॉज रिलेटिव स्पीड है. आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो कैंसिल आउट हो जाएंगी. 4 minus 2 2. तो दिस को ना भी 25 सेकेंड्स के अंदर वो उसको कैच कर लेगा. नाउ द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द सेकेंड. द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चेन स्नैचर व्हेन द पुलिस ऑफिसर शैल बी एबल टू सक्सेसफुली कैच हर. तो चेन स्नैचर कितना भागा, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड. सो 2 into 25. He ran for 50 meters. ठीक है जी, आगे चलते हैं.
48th question says, if 30th January 2003 was Thursday, what is the day of 2nd March 2003? देखो ईयर सेम है, मुझे सिर्फ जंप करना है मंथ टू मंथ, कैलेंडर टॉपिक का क्वेश्चन है। 30th जनवरी थर्सडे था, जनवरी में भी एक दिन और बचा है +1, फेबररी 2003 लीप ईयर नहीं है 0, मार्च में 2 दिन जाना है +2, राइट। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या होगा, थर्सडे +3 दैट इज संडे। थर्सडे होता है 4th डे, 5th फ्राइडे, 6th सैटरडे, 7th संडे, दैट इज द आंसर आई हैव। नेक्स्ट चलते हैं 50th, यूनियन बजट, दिस इज जीके करंट अफेयर्स। ओके, नाउ द बिजनेस स्टडी स्टार्टेड, सो वो हम नहीं पढ़ाते तो हम नहीं कराएंगे। वील डू लैंग्वेज टेस्ट नॉट इन दिस क्लास, दिस इज ऑलरेडी अराउंड 45 मिनट्स प्लस ऑलरेडी एक बना होने वाला है। सो लेट्स फिनिश दिस क्लास राइट अवे। I'll let you know once again that the batches we are running for the CUT, LT and GT, you guys may join us anytime, and if you would like to, you may join us. Just give us a call and write that in the comment section, or you have the number in the description. Thank you so much for watching. Stay tuned, we'll come back with the language test video also. Thank you so much.